हमारी फर्स्ट एपिसोड का स्टार्ट एक बहुत ही बुरी एंडिंग से होता है, जहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है हमारे हीरो का कजन हमारे हीरो को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है, क्योंकि हमारा हीरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है, जबकि उसका कजन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे हीरो का नाम लिन फेंग है, वो उसे काफी ज्यादा पीटता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसका कजिन उसे कहता है अब तुम बहुत ही जल्दी अपने बनाने वाले से मिलने वाले हो, और साथ ही वो अपनी पाम टेक्निक के साथ उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। और उसके कजन के इसी अटैक के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो लिन फेंग के कजन का नाम लिन हैंग होता है। लिन हैंग वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है अब जबकि मैंने इस कचरे को रास्ते से हटा दिया है, तो मैं लिन हैंग अब अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनूंगा और अगला लीडर भी मैं ही बनूंगा। तो इसी स्टोरी के साथ ही हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स दुनिया के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त की मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आपके पास मार्शल आर्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके पास मार्शल आर्ट्स होगी वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कमजोर के ऊपर राज करता है। तो उस वक्त में वहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा अहमियत थी। अगर आप कल्टीवेट करने के बाद अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो आपके सामने पत्थर की बनी हुई दीवारें भी टिक नहीं पाएंगी। तो भी मार्शल आर्ट्स की विल को मास्टर कर लेता है, स्पेशली डार्क स्पिरिट मार्शल आर्ट्स को। रिवर्स और माउंटेन्स उसके सामने झुकते हैं। यहीं पर हमें 4 टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले नेचर टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जिसके अंदर आपकी फायर, वुड, आइस और वाटर आ जाती है। उसके बाद मार्शल आर्ट्स ऑफ वेपन आती है, जिसके अंदर आपके वेपन्स आ जाते हैं, यानी आपकी तलवारें हो गई या फिर भाले हो गए। फिर पावर की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जो कि बीस्ट के पास होती है। अगर ये वाली मार्शल आर्ट्स आपके पास होगी तो आप एक बीस्ट जैसी स्ट्रेंथ रख सकते हैं। सबसे लास्ट पर यूनिक टाइप की मार्शल आर्ट स्पिरिट आती है, जो इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास होती है। तो यहीं से हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है। हमारा हीरो कहता है मेरा नाम लिन फेंग है और इस वक्त मैं अपने मॉडर्न दौर के चाइना में एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। लेकिन सड़क पार करते हुए अचानक गाड़ी के नीचे आने के बाद वहाँ पर मेरी मौत हो गई थी, और मेरे मरने के बाद मेरी सोल को मिस्टीरियसली यहाँ पर पास्ट की इस दुनिया के अंदर एक लड़के की बॉडी के अंदर डाल दिया गया है, जिसका नाम भी लिन फेंग है। ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरा बरसों पुराना कोई जन्म है, जिसके अंदर दोबारा से मुझे जिंदा किया गया है। जिस लिन फेंग की बॉडी के अंदर मेरी सोल को ट्रांसफर किया गया है, वो एक बहुत ही वीक सा लड़का है। तभी लोग उसे बहुत ज्यादा बेकार और कचरा समझते हैं। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है। कहानी की शुरुआत में जिस लिन फेंग को उसके कजन ने मार दिया था, उस लिन फेंग की बॉडी के अंदर एक मॉडर्न वर्ल्ड का लिन फेंग आ जाता है। उसकी सोल उसकी बॉडी के अंदर आके दोबारा रीइंकार्नेट होती है। वो मॉडर्न वर्ल्ड का लिन फेंग यहाँ पर इस लिन फेंग की आइडेंटिटी लेने के बाद यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएगा और वही इस कहानी का हीरो बनेगा। नेक्स्ट सीन हमारा लिन फेंग के घर का दिखाया जाता है। लिन फेंग वहाँ पर कजन से मार खाने के बाद कोमा में चला जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। लिन फेंग की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर होता है। वो सामने की तरफ देखता और कहता है मेरा घर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता, ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि मैं तो एक गाड़ी के नीचे आ गया था, मैं तो वहाँ पर मर गया था, फिर मैं यहाँ पर इस जगह पर कैसे हूँ। उसी वक्त उसे याद आता है हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर थोड़ी देर में उसे इस सारी बात की समझ आ जाती है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है। वो लिन फेंग की बॉडी को देखकर कहता है इसकी मेमोरीज के मुताबिक ये लड़का एक बहुत ही बेकार और कमजोर सा लड़का है, यानी कि इस दुनिया के लोगों के लिए ये कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अब जबकि मेरी सोल इसकी बॉडी के अंदर है, तो मुझे लगता है कि इस लड़के की किस्मत चमकने वाली है। लिन फेंग अपनी बॉडी से कहता है पिछली बार तो तुम अपने कजन से मार खाने के बाद वहाँ पर मर गए थे, लेकिन इस बार अब जबकि मैं तुम्हारी जगह पर हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ पावर ही तुम्हें बचा सकती है। अगर तुम स्ट्रांग हो तो सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। इसके पास पावर है, वो दुनिया पर राज कर सकता है। साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है इस दुनिया में मुझे स्ट्रांग बनने के लिए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा और मार्शल आर्ट्स की मार्शल स्पिरिट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा, ताकि मेरा लेवल अप हो सके। लिन फेंग कहता है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और साथ में स्पिरिचुअल पावर का होना काफी नहीं है, बल्कि हमारा हौसला और हमारी विल पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पुराने वाले लिन फेंग के पास बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जबकि इसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ, तो अब ये भी बहुत ही जल्दी बदल जाएगा। दुनिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिन फेंग दिखाई देगा। तो इस लड़के की मेमोरीज है, और दूसरा मैं जिस मॉडर्न दुनिया से आया हूँ वो दुनिया भी सारी की मेमोरीज भी मेरे पास है। मैं दोनों की नॉलेज को यूज करते हुए यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। तो लिन फेंग उठकर खड़ा हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर से आने वाले लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट बाहर निकलती है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मेरी बॉडी के अंदर से मार्शल स्पिरिट बाहर निकल रही है। साथ ही वो कहता है नहीं, ये मेरी बॉडी से निकल नहीं रही, बल्कि मेरी बॉडी के अंदर ऐड हो रही है। ये पुराने लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट है। लगता है कि मेरी सोल इसकी बॉडी के साथ मर्ज कर रही है, और इसकी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो मुझे अपने ओनर के तौर पर एक्सेप्ट कर रही है। फिर साथ ही हमारे लिन फेंग की बॉडी के अंदर से उसकी अपनी स्पिरिट पावर रिलीज होती है, जो कि डार्क स्पिरिट होती है। कि पूरी बॉडी वहाँ पर डार्क कलर के ऑरा
से कवर हो जाती है। यहाँ पर दोनों स्पिरिट्स के रिलीज होने के बाद लिन फेंग सामने की तरफ देखता है तो उसे पुराने लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि एक स्नेक टाइप की मार्शल स्पिरिट होती है। लिन फेंग कहता है ये तो बस एक छोटा सा स्नेक है, हालांकि इसके पास 20 टाइप की स्पिरिट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से इसे कचरा कहा जाता रहा है। और इस वक्त मेरी बॉडी के पीछे जो ब्लैक कलर की स्पिरिट है, लगता है कि ये मेरी नई स्पिरिट है, वो मेरी अपनी स्पिरिट है। इसको देखकर ही लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की स्पिरिचुअल पावर है और ये एक यूनिक पावर है। मैं इसको आज के पास डार्क स्पिरिट पावर कहा करूंगा। तो लिन फेंग जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता और कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि आज के बाद मेरे पास 2 स्पिरिट्स हैं। तो पुराने वाले लिन फेंग की स्नेक टाइप की स्पिरिट है और मेरी यूनिक पावर जो कि डार्क स्पिरिट है। तो लिन फेंग अपने कपड़े पहनने के बाद अपने रूम से बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो सामने उसका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। लिन फेंग कहता है तो मेरी पुरानी बॉडी के मालिक का ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो यहीं पर अपनी ट्रेनिंग किया करता था। वहाँ पर काफी बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं जिनके साथ वो ट्रेनिंग किया करता था। लिन फेंग कहता है टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसे भी मैं अपनी नई डार्क स्पिरिट को यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरी डार्क स्पिरिट के साथ मेरी स्पिरिट पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लिन फेंग की फैमिली में एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम 9 हैवी वेव्स है। 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है, उसके अंदर से बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी रिलीज होती है। सामने जितने भी पिलर्स होते हैं वो सारे के सारे स्टोन पिलर्स वहीं पर टूट जाते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, मेरी पावर वाकई में बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं अपने 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि आज के बाद कोई भी यहाँ पर मुझे कचरा नहीं कहेगा। तो लिन फेंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके फादर निकलते हैं और उसे कहते हैं बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी बॉडी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई, तुम्हें वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करनी चाहिए। लिन फेंग उसे कहता है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, अब मुझे और ज्यादा बिस्तर के ऊपर रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फादर उसे कहते हैं मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी गहरे जख्म थे लेकिन वो बहुत ही जल्दी हील हो गए। फादर उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ये जो भी हादसा हुआ है ये सब कुछ तुम्हारे उन दोनों कजिन्स ने किया होगा। क्या उन दोनों के अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है जो तुम्हें मारना चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो वाकई में तुम्हें वहाँ पर मारना चाहते थे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लिन फेंग अपने फादर से कहता है फादर आपको मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मेरे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है मैं उसको खुद ही संभाल लूंगा, आपका बेटा अब बड़ा हो चुका है। फादर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं इसको देखकर ही महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा बेटा काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फादर सोच रहे होते हैं अगर वाकई में इस हादसे के बाद मेरा बेटा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो इतना भी बुरा नहीं था, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। फिर साथ ही फादर की नजर वहाँ पर स्टोन पिलर्स के ऊपर पड़ती है, वो उसे कहते हैं लिन फेंग यहाँ पर इन सारे स्टोन पिलर्स के साथ क्या हुआ, ये सारे के सारे गिर कैसे गए? लिन फेंग स्टोन पिलर्स की तरफ देखकर अपने फादर से कहता है फादर इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा शायद मेरी स्पिरिट पावर बढ़ गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग के दौरान ये सारे स्टोन पिलर्स गिर गए और टूट गए। फादर उसकी बात सुनने के बाद फिर से सोच रहे होते हैं सारे पिलर्स को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर जो ब्लास्ट किया है अंदर 7000 पाउंड की पावर तो जरूर होगी, इसका मतलब यह है कि मेरा बेटा 7th की लेयर तक पहुँच चुका है। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? मार खाकर वापस आने से पहले तक तो ये काफी लंबे अरसे तक 5th लेवल तक अटका रहा है, इसी वजह से सभी लोग इसको कचरा समझ रहे थे। कि मेरे बेटे की पावर्स फाइनली अवेकन हो चुकी हैं और मेरा बेटा बाकी सभी से बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही जल्दी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लिन फेंग से कहते हैं कल की मीटिंग में तुम मेरे साथ आना, वहाँ पर बाप बेटा सभी लोगों को बता देंगे हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल कल कोशिश करेंगे मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने की। लिन फेंग उनसे कहता है फादर कल मैं आपके साथ जरूर वहाँ पर जाऊंगा और वहाँ पर जाने के बाद उन सभी को दिखा दूंगा हाँ तो आप फैमिली हेड की पोजीशन से हटने वाले हैं और ना ही आपका बेटा कोई कचरा है। फादर उसे कहते हैं चलो ठीक है फिर कल हम लोग फैमिली मीटिंग में जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें जाकर रेस्ट करनी चाहिए, तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर अभी भी काफी सारे जख्म हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रेस्ट करो। इतना कहने के बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। लिन फेंग कहता है मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। लिन फेंग रात के वक्त अपने घर की छत के ऊपर खड़ा होता है और कहता है बहुत सारी नॉवेल्स और मांगा सीरीज के अंदर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में इस तरह की कहानियां पढ़ी हैं। मार्शल आर्टिस्ट मरने के बाद दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं और अपना बदला लेती हैं जिन्होंने उनको मारा होता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर दोबारा से किसी लड़के की बॉडी के अंदर हूँ जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन सारी कहानियों को पढ़कर मुझे भी बहुत ज्यादा शौक था मार्शल आर्ट्स की दुनिया में जीने का। फाइनली मेरा ये सपना पूरा हो गया है, अब मुझे एक दूसरा मौका मिला है अपनी जिंदगी गुजारने का, तो मैं फाइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इस लिन फेंग की पुरानी बॉडी के साथ जिसने भी जो कुछ बुरा किया है मैं उन सभी के साथ उतना ही बुरा करूंगा जितना उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, मैं सभी से बदला लूंगा।
जाऊंगा और मैं अपनी इस नई लाइफ को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनकर गुजारूंगा। मेरी नई लाइफ और इसके नए एडवेंचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। यहीं से मेरी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की शुरुआत होने वाली है। वो दोनों फैमिली मीटिंग में जाते हैं क्योंकि फैमिली के बाकी के सारे मेंबर्स भी वहीं पर होते हैं और उन सभी को अच्छी तरह से पता होता है कि लिन हाई के बेटे लिन फेंग को उसके कजन्स ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और अधमरी हालत में सेक्टर से उसे वापस लाया गया था। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर किसी को अधमरी हालत में जिंदा वापस लाया जाए तो ये बहुत बड़ी रिग्रेट और शेम की बात है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आप लोग फाइट करते हुए मरना तो पसंद करेंगे लेकिन जख्मी होकर घर वापस आना नहीं पसंद करते। वो सभी लोग यहाँ पर इन दोनों के बारे में बातें कर रही होती है। वो लोग कहते हैं लिन हाई को तो जरा भी शर्म नहीं आती, वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आ गया है। कुछ दिन पहले यूनहाई सेक्टर के कुछ लड़के लिन हाई के बेटे लिन फेंग को अधमरी हालत में उठाकर वापस लेकर आए थे। इस बार की फैमिली मीटिंग में लिन फैमिली के दोनों बड़े एल्डर्स भी हैं। लगता है आज की मीटिंग में यहाँ पर डिसाइड होने वाला है कि नया फैमिली का हेड कौन बनेगा। सेकंड अंकल हमेशा से ऐसा चाहते थे कि वो लिन हाई को हटाकर उसकी जगह पर फैमिली के हेड बन जाएं और आज वो यहाँ पर इस बात को मुद्दा बनाएंगे। लिन फेंग जो कि अपने फादर के पीछे पीछे चल रहा होता है, वहीं पर उसका कजन भी खड़ा होता है। वो उसे कहता है कमीने कहीं के तुम अभी तक जिंदा हो तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। हालांकि तुम सिर्फ एक कचरे हो लेकिन अभी तक जिंदा हो। लेकिन जरा तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर आते हुए तुम सभी एल्डर्स के सामने यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तुमने हमारी लिन फैमिली के नाम पर दाग लगा दिया है। तो उसके इस कजन का नाम लिन जून होता है। लिन फेंग उसे कहता है अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कचरा हूँ या क्या हूँ। फादर उसे कहते हैं बेटा तुम्हें इसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कजन लिन जून के अंदर जरा भी तमीज नहीं है। इतने सारे एल्डर्स और अंकल्स के होते हुए वो यहाँ पर तुमसे बहस कर रहा है। इसकी तरह नहीं बनना, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। आज फैमिली मीटिंग में वैसे भी मैं सभी के मुंह बंद करवा दूंगा। लिन फेंग अपने फादर से कहता है ठीक है फादर, और वो उनके पीछे चल पड़ता है। वो सभी लोग जैसे वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं तो फैमिली के जो थर्ड अंकल होते हैं यानी लिन फेंग के तीसरे अंकल होते हैं, वो उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हमारी फैमिली के जितने भी एल्डर्स हैं मैं उन सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले यूनहाई सेक्टर के लोग हमारे पास आए थे और वो वहाँ से लिन फेंग को उठाकर लाए थे। लिन फेंग ने वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार खाई थी। इतनी सारी मार खाने के बाद वो कोमा की हालत में था। क्या आपको पता है कि इसकी वजह से हमारी लिन फैमिली के नाम पर एक दाग लग गया है? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी डिस्ग्रेस की बात है। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि लिन फेंग को फैमिली से बेदखल कर दिया जाए, इसे फैमिली से निकाल दिया जाए, ये इस लायक नहीं है। लिन फेंग के फादर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं थर्ड ब्रदर बस बहुत हो गया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि फैमिली का हेड इस वक्त मैं हूँ। फैमिली का हेड होने के नाते अपनी फैमिली के बारे में जो भी डिसाइड करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो यहीं पर फादर के साथ ही लिन फेंग के बड़े अंकल भी बैठे होते हैं। ये टोटल 3 भाई हैं। भाई का नाम लिन बा होता है। लिन बा उसे कहते हैं हाँ ये बात हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें फैमिली का हेड बनाया गया है, लेकिन तुम थर्ड ब्रदर से इस तरह बात नहीं कर सकते। वो भी क्लैन का एक लीडर है, वो भी यहाँ पर क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे पूरे क्लैन को नुकसान पहुँचा है, हमारी इज्जत दाव पर लगी है। लिन फेंग के फादर उसे कहते हैं तुम तो बस यहाँ पर मेरी फैमिली हेड की पोजीशन लेना चाहते हो, इसलिए तुम सभी लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता कि ये सारा तुम्हारा अपना प्लान है। लिन फेंग के फादर जल्दी से उठकर बाहर निकल आते हैं और उसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्लान को पूरा करने में तुम्हारा साथ देता हूँ। क्यों ना हम दोनों यहाँ पर एक फाइट करें, जो भी हम में से जीतेगा नया फैमिली का हेड बन जाएगा और जो हारेगा उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा कोई भी यहाँ पर अपनी बकवास नहीं करेगा, सभी लोग अपने मुंह बंद रखेंगे। थर्ड ब्रदर भी जल्दी से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने छोटे भाई से डरता हूँ? ठीक है हम लोग फाइट करते हैं। वहीं पर फैमिली के एल्डर्स भी खड़े होते हैं। एक एल्डर बड़े एल्डर से कहते हैं एल्डर लिन हाई को लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ पर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, जहाँ तक इसने अपने बड़े भाई को भी चैलेंज कर दिया। लगता है कि हमें इसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ग्रैंड एल्डर उनसे कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि इसे सबक सिखाने की जरूरत है, जबकि ये दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जो भी इनमें से जीतेगा उसे हम लोग नया फैमिली का हेड बना देंगे। लिन हाई के लिए इतनी ही सजा काफी रहेगी। वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त लिन हाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी आइस स्पिरिट निकलती है कि इनके पास नेचर टाइप की स्पिरिट एनर्जी है। लिन हाई जैसे वहाँ पर अपनी आइस स्पिरिट को रिलीज करते हैं तो वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ अपने बड़े भाई को वहाँ पर एक बड़े से आइस क्रिस्टल में जमा देते हैं और वो भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थर्ड ब्रदर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसका आइस स्पिरिट तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। साथ ही लिन हाई अपनी आइस के क्रिस्टल को तोड़ते हैं। उसके थर्ड ब्रदर काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता
होता है, वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लिन बाओ से कहते हैं, सेकंड ब्रदर, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, फैमिली हेड को सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगी अपने थर्ड ब्रदर को हराने के लिए, उन्होंने अपने बड़े भाई को सिर्फ एक ही अटैक के साथ हरा दिया। इसका मतलब ये है कि फैमिली हेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड एल्डर भी उनकी पावर्स को देखने के बाद कहते हैं, लिन हाई ने अपने आइस बाउंड स्किल को 8वें लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो लिन हाई वहाँ पर अपने भाई को हराने के बाद ग्रैंड एल्डर से कहते हैं, एल्डर्स प्लीज आप अपनी इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। ग्रैंड एल्डर उसे कहते हैं, लिन हाई तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हमारी मीटिंग तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जैसा कि सैम फैमिली के सभी लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है कि तुम आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने पहले कभी स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो तुमने यहाँ पर अपनी पावर दिखाकर सभी फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट किया है कि सभी को तुम्हारी तरह अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। ये मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, सभी ने ये सब कुछ देख लिया है, ये सभी लोग जा सकते हैं। मास्टर लिन हाई कहते हैं, ठीक है ग्रैंड एल्डर, तो मैं सबसे पहले यहाँ से जाना चाहूंगा। वो जैसे ही नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाने लगते हैं, वहीं पर थर्ड ब्रदर खड़े होते हैं कि लिन हाई के छोटे भाई हैं। वो उसे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक अपने इस छोटे कचरे को अपने पीछे प्रोटेक्ट करते रहोगे, हमेशा इसको बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं रहोगे। जब ये कजन लिन जुन भी कहता है, मेरे फादर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका बेटा तो एक कचरा है और हमारी फैमिली के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। लिन हाई अपने छोटे भाई से कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे के मुंह पर लगाम लगाओ कि अगर वो इसी तरह की बकवास बातें करता रहा तो किसी दिन वो या तो मेरे हाथों से या फिर मेरे बेटे के हाथों से मारा जाएगा। ये अपने बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखानी चाहिए। लिन फैंग आगे बढ़ता है और लिन जुन से कहता है, लिन जुन तुम यहाँ पर हर रोज एक ही बात करते हो कि मैं एक बहुत बड़ा कचरा हूँ, मैंने फैमिली के नाम के ऊपर दाग लगा दिया। तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं एक कचरा हूँ? अगर मैं यहाँ पर इन सभी के सामने तुम्हें हरा दूं के बाद मुझे बताओ कि हम दोनों में से कचरा कौन होगा। लिन जुन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है, मार खाने की वजह से तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो? लिन फैंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फाइट करो और उसके बाद देखते हैं कि कौन कचरा है और कौन पावरफुल है। लिन जुन उसे कहता है, मुझे भी तुमसे जरा भी डर नहीं लगता, चलो फाइट करते हैं। लिन जुन के फादर उसे कहते हैं, बेटे इस लड़के को अच्छा सबक सिखाना, सभी को दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा काबिल हो। लिन जुन लिन फैंग से कहता है, लिन फैंग हम दोनों यहाँ पर एक बैट लगाते हैं, मैं तुम्हें 3 पंचेस मारूंगा, अगर तुमने मेरे 3 पंचेस को ब्लॉक कर लिया मैं हार जाऊंगा। बाद में तुम ऐसा ना कहो कि मैं तुम्हें चांस नहीं दे रहा, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। लिन फैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, चलो मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे एक ही पंच को ब्लॉक करना होगा, अगर तुमने मेरे एक पंच को ब्लॉक कर लिया तो मैं हार जाऊंगा। सुनने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं ये लिन फैंग पागल तो नहीं हो गया? लगता है कि इसके सर पे कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लगी है, लगता है कि ये लिन जुन को सिर्फ एक ही पंच के साथ हरा सकता है। लिन जुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने की, जबकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम एक पंच के साथ मुझे नहीं हरा सकते। तुमने यहाँ पर सभी के सामने मेरी इंसल्ट किया, इसलिए तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जबकि हमारा लिन फैंग जल्दी से अपने पंच के ऊपर अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है और उसे कहता है, चलो ठीक है अब फाइट करते हैं। और वो दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं। जैसे ही वहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर्स को रिलीज करते हैं, लिन फैंग सामने की तरफ अपने हाथ को करते हुए अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज करता है और लिन फैंग की उस डार्क स्पिरिट की वजह से उसकी 9 हैवी वेव्स की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, उसकी पाम की से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। लिन जुन ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मुझे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है, जैसे कि ये मुझे पूरे का पूरा निगल जाएगा। लिन फैंग की ब्लैक एनर्जी उसकी चेस्ट के ऊपर आकर टकराती है और उसी के साथ ही लिन जुन पीछे की तरफ गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर लिन फैंग ने सिर्फ एक ही पंच के साथ लिन जुन को हरा दिया है, जिसका लेवल उससे अप है। क्या ये वाकई में लिन फैमिली का वही कचरा है जिसके बारे में हम लोग रोज बातें करते हैं कि ये फैमिली के नाम पर एक दाग है। लिन जुन भी मार खाने के बाद कहता है, तुम तो सिर्फ 5th लेयर पर थे, तुम अपनी 5th की लेयर से अप कैसे हुए? हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? लिन फैंग लिन जुन को हराने के बाद उसे कहता है, लिन जुन तुम हमेशा ही मेरे बारे में कहते हो कि मैं फैमिली के नाम पर दाग हूँ और मैं कचरा हूँ, मैं बेकार इंसान हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार कर यहाँ पर ग्राउंड पर पड़े हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझसे भी बड़े कचरे हो। फिर साथ ही वो अपने अंकल से कहता है, छोटे अंकल अब भी हमेशा अपने बेटे की तरह हमेशा ये बात करते हैं कि मैं एक कचरा हूँ, हालांकि आपको सीनियर होने के नाते मेरे बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अब जबकि आपका बेटा वहाँ पर मेरी जगह पर पड़ा है, तो अब आप अपने बेटे को कचरा कहेंगे या नहीं
नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारा बेटा इस वक्त मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत में है। लिन जुन हारने के बाद लिन फेंग से कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझसे स्ट्रांग हो सकती हो, तुमने यहाँ पर किसी न किसी तरह मुझे हरा दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस दुनिया में यहाँ पर हर तरफ मार्शल आर्ट्स है, तुम में से हमेशा कोई ना कोई स्ट्रांग जरूर होगा। लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ? मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुझसे कोई ना कोई स्ट्रांग है, मैं यहाँ पर शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे उस फेवर को वापस कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे कचरा कहते थे तो मैंने यहाँ पर तुम्हें हराकर ये बात साबित कर दिया कि मैं कचरा नहीं बल्कि तुम लोग कचरे से भी ज्यादा बुरे हो। आज के बाद उन सभी लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जो दूसरों को बुरा कहेंगे उनके साथ बुरा ही होगा। साथ ही हमारा लिन फेंग आगे बढ़ता है और अपने डैड से कहता है, डैड चलो घर वापस चले। उसके डैड भी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे ने जहाँ पर सभी लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ा दी और कहते हैं, ठीक है बेटा घर चलते हैं। इस बात से बहुत खुश होते हैं। वो अपने बेटे को देख देख कर फख्र महसूस कर रहे होते हैं। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा तो एक फिलोसोफर बन चुका है। यानी इसने ये लफ्ज कहाँ से सीखा है कि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ना सिर्फ इसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, बल्कि इसकी नॉलेज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक बार इसकी बॉडी के अंदर जो इसकी स्नेक मार्शल आर्ट स्पिरिट है वो अवेकन हो जाए, फिर इसके बाद इसे पता चलेगा कि इसको कितना बड़ा तोहफा मिला है। इसके पास जो नेचर टाइप की स्नेक मार्शल आर्ट स्पिरिट है वो इसको इसकी माँ से मिली है और इसकी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी। तो वो दोनों बाप बेटा फैमिली मीटिंग से वापस आते हैं। वापस आने के बाद लिन फेंग अपने फादर से कहता है, फादर मैं अपने सेक्टर में वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा। फादर उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें यूनाइट सेक्टर में वापस जाने की क्या जरूरत है? वहाँ पर जाने के बाद तुम फिर से अकेले हो जाओगे, यहाँ पर रहकर मेरी नजरों के सामने भी तो कल्टीवेट कर सकते हो। लिन फेंग अपने फादर से कहता है, फादर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पर घर पे रहकर कल्टीवेट करूंगा तो इन सभी लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। ये सभी लोग आपको बातें सुनाएंगे कि मैं अपने फादर के शेल्टर में छुपा हुआ हूँ। सभी लोग मुझे अभी भी कमजोर समझेंगे। मैं बाहर निकलकर दुनिया को देखना चाहता हूँ और वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करूंगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा। लिन हाई उसे कहते हैं, बेटा अगर वाकई में तुम अपने सेक्टर में वापस जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लिन फेंग कहता है, फादर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सेक्टर में जाने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, जहाँ पर वापस आने के बाद सबको दिखा दूंगा कि हमारी फैमिली हेड बनने के लिए ही बनी है। लिन हाई उसे कहती है, तुम्हारे फादर को तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनोगे, लेकिन तुम्हें फिर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कजन्स भी वहीं पर हैं। लिन फेंग अपने फादर से कहता है, ठीक है फादर मैं इस बार ध्यान रखूंगा। साथ ही वो अपने घोड़े पर बैठ जाता है और कहता है, चलें ठीक है फादर अब गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे लिन फेंग की जर्नी स्टार्ट होती है। लिन फेंग अपने घोड़े पर बैठकर अपने सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। उसके सेक्टर का नाम यूनाई सेक्टर है। तो 10 दिन के बाद वो अपने यूनाई सेक्टर में पहुंच जाता है। जैसे वो वहाँ पर दरवाजे पर पहुँचता है, दरवाजे पे तो गार्ड्स खड़े होते हैं। वो उसे वहीं पर रोक लेते हैं, उसे पहचानते हैं। वो उसे कहते हैं, लिन फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? लास्ट टाइम तुम यहाँ पर आदमरी हालत में थे जब हम तुम्हें उठाकर तुम्हारी फैमिली को वापस देकर आए थे, लेकिन तुम फिर उठाकर यहाँ पर चले आए हो। तुम्हारी वजह से हमारे सेक्टर का नाम बदनाम हुआ है। लिन फेंग उन दोनों से कहता है, मुझे सेक्टर मास्टर ने अभी तक सेक्टर से निकाला नहीं है, तो फिर तुम दोनों के पास कोई भी राइट नहीं है कि तुम मुझे अंदर ना जाने दो। मैं अभी भी सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा थोड़ी देर पहले तो एक लड़का यहाँ से गुजरा था, तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं रोका? मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें पता भी है थोड़ी देर पहले जो लड़का गुजरा था वो एक इनर सेक्टर डिसाइपल है। हमारे जैसा कचरा तो उसके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जबकि हमारा लिन फेंग सोच रहा होता है यहाँ पर भी वही रूल है, स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोर को बुली करता है। लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। जल्दी से अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी हैवी वेव टेक्निक को रिलीज करता है और उन दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहीं पर नीचे फेंक देता है। वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और मार खाने के बाद वहीं पर गिर जाते हैं। लिन फेंग उन दोनों से कहता है, शुक्र करो कि इस वक्त मैं इस मूड में नहीं हूँ, तुम दोनों की जान लूं, इसलिए तुम दोनों को जिंदा छोड़ देता हूँ। अगली बार मेरे सामने इस तरह बिहेव मत करना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा, यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को सील कर दूंगा। तो हमारा लिन फेंग यहाँ पर दरवाजे से एंटर होने के बाद सीधा हमारी बुक पेविलियन की तरफ जाता है। यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर मार्शल आर्ट्स के बहुत सारे टेक्निक्स और किताबें रखी हुई हैं। वहीं पर स्टार पेविलियन के बाहर एक एल्डर खड़े होते हैं। लिन फेंग वहीं पर जाकर अपने घोड़े को रोकता है और उस एल्डर के सामने खड़ा होकर कहता है, ग्रीटिंग्स एल्डर, मेरा नाम लिन फेंग है और मैं यहाँ पर स्टार पेविलियन में अपने लिए सूटेबल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लेने के लिए आया हूँ। वो एल्डर उसे देखते ही कहते हैं, तो इस वक्त तुम अपनी 7th की लेयर पर
पर हो। क्योंकि तुम 7th की लेयर पर हो इसलिए तुम स्टार पवेलियन के फर्स्ट लेवल को ही यूज कर सकते हो। सेकंड लेवल पर जाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। फर्स्ट लेवल में जाओ और वहाँ से अपने लिए सिर्फ 2 ही कल्टीवेशन की बुक्स को लेना, ज्यादा मत लेना। अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को पिक करने के बाद वापस मेरे पास आना। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है लगता है कि ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग कहता है मेरी मॉडर्न लाइफ में मुझे एक टीवी शो याद है, एक मूवी के अंदर इस तरह की एक एल्डर होती है जो कि हर वक्त शराब पीते रहती है, लेकिन असल में वो बहुत ही महान मास्टर होते हैं। लगता है कि ये भी उसी तरह का एक महान मास्टर है जो कि यहाँ पवेलियन के बाहर बैठा है। इसने देखते ही पहचान लिया कि मैं इस वक्त अपनी 7th की लेयर पर हूँ। मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मुझे हो सकता है कि इससे काफी सारे टिप्स मिल सके, क्योंकि ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर इस पूरे के पूरे मार्शल आर्ट स्क्रॉल की बिल्डिंग को गाइड करने के लिए यानी गार्ड करने के लिए सिर्फ एक ही मास्टर है। तो हमारा लिन फेंग सामने पवेलियन की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है अब वाकई में मुझे लग रहा है कि चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाऊँ, हमेशा मुझसे कोई ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मुझसे ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा लिन फेंग स्टार पवेलियन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बुक शेल्फ्स के अंदर से बुक्स निकालता है जिसके ऊपर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लिखी होती है। वहाँ पर एक 7 किल फिस्ट के नाम से टेक्निक होती है जो कि फिस्ट के लिए होती है, जिससे आप अपनी फिस्ट की टेक्निक की पावर को बढ़ा सकते हैं। ये वाला मार्शल आर्ट्स का स्किल ये 20 टाइप की पीरियड वाले फाइटर्स के लिए है। फिर वहाँ पर उसे एक हरिकेन स्लाइस के नाम से मूव दिखाई देता है। वो उसे कहता है लेकिन ये तो नेचर टाइप के लोगों के लिए है, ये मेरी स्पिरिट के लिए सूटेबल नहीं है। फिर साथ ही उसे वहाँ पर एक रैम्पेजिंग बुल के नाम से मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मिलती है। वो कहता है ये भी 20 टाइप के लोगों के लिए है। लिन फेंग यहाँ पर हमें मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के बारे में बताता है। वो कहता है बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्किल्स को अपनी स्पिरिट की नेचर के मुताबिक चूज करते हैं कि अगर वो कोई ऐसा स्किल सीखेंगे जो कि उनकी नेचर के मुताबिक नहीं होगा, उनकी स्पिरिट से मैच नहीं करेगा, तो वो उनके लिए बेकार होगा, वो उसके ऊपर सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही यूनिक पावर है, मेरे पास डार्क स्पिरिट है जो एक यूनिक स्पिरिट है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन सा स्किल सूटेबल रहेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से कोई भी रैंडम मार्शल आर्ट्स का स्किल उठा सकता हूँ और वो मेरी स्पेशल डार्क स्पिरिट के साथ सूटेबल हो। लिन फेंग कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली स्किल चूज नहीं कर सकता, मुझे किसी बहुत ही स्पेशल स्किल को चूज करना होगा। वहाँ पर काफी देर तक अपने लिए सर्च करता रहता है ताकि वो वहाँ से कोई ऐसा यूनिक स्किल ढूंढ सके जिस स्किल को कोई दूसरा नहीं सीखता। वहाँ पर उसे एक स्वर्ड ड्राइंग स्किल के नाम से स्किल मिलता है, ठीक है, तलवार को निकालने का स्किल। लिन फेंग कहता है मैंने पहले कभी इस स्किल के बारे में क्यों नहीं सुना, ये भी कोई स्किल होता है कि अपनी तलवार को निकालना। तलवार को निकालना तो बहुत आसान होता है। जैसे वो उस बुक को खोलता है और उसके अंदर पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि हमारे स्वर्ड किंग सीरीज के अंदर हमारे हीरो ने भी ड्रा स्वर्ड टेक्निक को सीखा था। ये भी जहाँ पर ड्रा स्वर्ड टेक्निक को ही सीखने वाला है। उस बुक के अंदर पढ़ने के बाद वो हैरान होता है और कहता है जब हम लोग अपनी तलवार को निकालते हैं वो एक तलवार बाज के लिए बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होती है। इतनी तेजी के साथ हम अपनी तलवार को निकालेंगे, ये डिसाइड करेगा कि सामने वाले से हम लोग फाइट को जीतेंगे या हारेंगे। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी को मारने के लिए तलवार निकालें तो आपकी तलवार की स्ट्राइक के साथ किसी न किसी को मरना चाहिए, आपकी तलवार के ऊपर ब्लड लगना चाहिए। ये वाली ड्रा स्वर्ड मेथड ये तुम्हारे इस मकसद को अचीव करने में तुम्हारा साथ देगी। सिर्फ एक मूव के साथ ही तुम अपने दुश्मन को चौंका भी दोगे और मार भी डालोगे। लिन फेंग कहता है ये वाला मूव काफी ज्यादा अच्छा है तो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इसी मूव को सीखूंगा। तो लिन फेंग ने यहाँ पर अपने लिए पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चूज कर लिया। फिर वो कहता है जबकि मैंने यहाँ पर ड्रा स्वर्ड मेथड को चूज किया है तो मुझे इसके साथ साथ स्पीड की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे अपना दूसरा स्किल स्पीड के रिलेटेड चूज करना चाहिए, कोई ऐसा स्किल जिससे मेरी फुट स्टेप्स टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मुझे स्पीड मिले। क्योंकि अगर मेरी फर्स्ट टेक्निक बेकार हो जाती है, ड्रा स्वर्ड मेथड के साथ मैं सामने वाले को नहीं मार सकता, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे फ्लैश स्टेप सीखना चाहिए। वहाँ पर काफी देर तक सर्च करने के बाद उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जिसका नाम फ्लीटिंग शैडो होता है। उसको ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा होता है अगर तुम इसको हाईएस्ट रैंक तक मास्टर कर लेते हो तुम लाइट की स्पीड से भाग सकती हो, कोई भी तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। स्पेशल मूव की खासियत ये है कि सामने वाला अगर तुम्हें देख भी लेता है तो तुम्हारे शैडो को देखने का उसके पास इतना वक्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा शैडो भी इसके साथ साथ इम्प्रूव होगा। लिन फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे अपने दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल मिल चुके हैं तो मैं इन्हीं दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को सीखने वाला हूँ। लिन फेंग अपनी दोनों बुक्स को लेने के बाद बाहर आ जाता है और आकर उस एल्डर को दिखाता है। एल्डर वो देखकर कहता है वाकई में तुमने बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को अपने लिए चूज किया है। मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम ड्रा स्वर्ड मेथड को ही सीखना चाहते हो? यहाँ पर तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स रखी हुई थी। साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है इसे मैं स्टार पवेलियन का रक्षक बना हूँ, आज तुम पहले इंसान हो जो ड्रा स्वर्ड मेथड की बुक लेकर बाहर आए हो। अगर तुम ड्रा स्वर्ड मेथड को हाई रैंक तक मास्टर कर लेते हो तो ये एक बहुत ही हाई रैंक की मार्शल आर्ट्स टेक्निक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इस स्किल को पुल करने में नाकाम रहती हो तो तुम मारे भी जा सकती हो, क्या तुमने ये सब कुछ सोच लिया है? लिन फेंग उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यही स्किल सीखना चाहिए। क्योंकि मास्टर भी सोच रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ पर फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को भी चूज किया है
क्योंकि इस लड़के को कम्प्लीटली पता है कि इसे अपने लिए कौन से मार्शल आर्ट्स के स्किल को सीखना चाहिए। तो एक जीनियस लड़का है। एल्डर उसे कहते हैं तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम एक दिन एक महान वॉरियर बनोगे। मास्टर जल्दी से अपने पास से उन्होंने जो बेल्ट पहना होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। असल में वो एक बेल्ट नहीं होता बल्कि एक सॉफ्ट तलवार होती है। वो उसे कहते हैं ये एक सॉफ्ट तलवार है, इस तलवार को मैं बेल्ट की तरह यूज कर रहा हूँ और कभी इसको फाइट में यूज करने का मौका नहीं मिला। ये तलवार मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ, जाओ और जाकर इसके साथ अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। लिंग फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर उसे कहते हैं मेरी तारीफ करना बंद करो, अब जाओ और जाकर ट्रेनिंग करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम एक दिन कितने महान वॉरियर बनोगे। लिंग फेंग कहता है फिर भी एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहाँ पर मुझे गाइडेंस दी और साथ में मुझे स्वर्ड भी दी, मैं आपकी तलवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। हमारा लिन फेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि एल्डर भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं अपने कई सालों के कैरियर के बाद मैं यहाँ पर एक लड़के को देख रहा हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छा यंगस्टर है, इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रही है, लगता है कि ये फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। आजकल इस तरह के बच्चे नहीं बचे, जिसके पास पावर होती है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, लेकिन ये बच्चा बहुत ज्यादा मैनर वाला है। तो देखते हैं कि इस लड़के का फ्यूचर डार्क होता है या फिर ब्राइट होता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।